Good morning, bachcho. So today we are going to start new chapter, state of matter. This is our new chapter from physical chemistry, and in this chapter we are going to discuss the three states of matter, then the intermolecular attraction, intermolecular force of attraction. Okay, this is the syllabus in our chapter number 5. Intermolecular attraction, then type of bonding, then melting and boiling point, then role of gas law in including the concept of the molecule, then Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac laws, Avogadro law, ideal gas behavior, empirical deviations of gas equation, then Avogadro number, ideal gas equation, and deviation from the ideal behavior. This is our syllabus for chapter number 5. ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है बच्चों। सीबीएसई ने जो रिड्यूस किया सिलेबस एक्स के अकॉर्डिंग हमें ये इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो चलो शुरू कर लेते हैं जनरल इंट्रोडक्शन से। यस, एंड you know very well, in the state of matter you have learned about solid, liquid and gases. There are the three state of matter. जो फेमस स्टेट है ना वो थ्री है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड क्या है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, लिक्विड क्या होते हैं और गैसेस क्या होते हैं? तो सॉलिड्स आर दोज सब्सटेंस विच हैव मेल्टिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर। जिसका मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे सब्सटेंस जिनमें मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में क्या हो? ज़्यादा हो। ऐसे सब्सटेंस, दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस विच हैव melting point greater than that of room temperature, greater than that of room temperature। रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? सॉलिड कंसीडर करते हैं। अब ये आपको मीनिंग समझ में आनी चाहिए बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसको भी अभी हम बताएंगे। देन लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड्स आर दो सब्सटेंस विच हैव मेल्टिंग पॉइंट बिलो द रूम टेम्परेचर। जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है। तो रूम टेम्परेचर हम कितना मानते हैं बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस इज द कंसिडर रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कंसिडर किया जाता है। और 278 केल्विन, दिस इज 298 केल्विन, 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, इट इज द रूम टेम्परेचर। अगर कोई भी सब्सटेंस इस टेम्परेचर पर अगर कोई सब्सटेंस इस टेम्परेचर पर क्या है बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट इस टेम्परेचर से ज़्यादा है तो वो क्या होगा? सॉलिड होगा। अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट इस टेम्परेचर से कम है, 25 से भी कम है, वो क्या होगा? लिक्विड होगा। ये आपको ध्यान देना है। दिस पॉइंट यू हैव टू कंसीडर। समझ में आया आपको मैंने क्या बताया? यस। और गैसेस क्या होती है? तो गैसेस ऐसे सब्सटेंस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है। इसमें गैसेस में हमें क्या देखना है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट देखना है। गैसेस में हमेशा हम बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करेंगे। गैस के केस में हम बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं बेटा। और जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड में हम मेल्टिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं। सॉलिड के लिए हम मेल्टिंग पॉइंट कंसीडर करेंगे। लिक्विड में भी मेल्टिंग पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। लिक्विड में भी मेल्टिंग पॉइंट ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। वैसे हमें लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करना चाहिए वर्ड, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। लिक्विड के लिए अगर हम बॉइलिंग पॉइंट वर्ड यूज करते हैं ना तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि लिक्विड्स होते हैं ना तो वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो उनको जब हम गर्म करते हैं तो वो बॉईल होना स्टार्ट होते हैं, वो मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होते। तो जो सब्सटेंस गर्म करने पर या जो सब्सटेंस हीट प्रोवाइड करने पर मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट होता है। जिन सब्सटेंस जिसको गर्म करने से वो बॉईल होना स्टार्ट होते हैं उनके लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जो सॉलिड होते हैं उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट होता है, लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है। और गैसेस के लिए भी हम वर्ड बॉइलिंग पॉइंट ही यूज करते हैं।
तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। अब जो हमने बताया है ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच, मेल्टिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर, जैसे हम सॉलिड की अगर बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, है ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर एट विच सॉलिड starts melting, at atmospheric pressure, ठीक है, या नॉर्मल प्रेशर, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं बेटा, नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर पे सॉलिड जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट होता है, उस टेम्परेचर के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिससे आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, आपको पता ही होगा, पता है ना, ये आइस सॉलिड होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 ही है, इसका ब्रीजिंग पॉइंट भी 0 है। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए। इसी टाइप से अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं, NaCl, ये भी सॉलिड होता है ना बेटा, सॉलिड होता है ये, तो सॉलिड के लिए अभी हमने बताया था क्या होता है वर्ड यूज, मेल्टिंग पॉइंट। तो जो सॉलिड NaCl है ना बेटा, ये 800 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट होता है। अगर इसको हम गर्म करते जाए, गर्म करते जाए, गर्म करते जाए, टेम्परेचर हम कहाँ तक पहुँचा दें, 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा दें। तो जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट स्टार्ट्स मेल्टिंग, स्टार्ट्स मेल्टिंग एट विच पॉइंट, इस टेम्परेचर पर ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। सो 800 डिग्री सेल्सियस इज ए मेल्टिंग पॉइंट फॉर NaCl, ठीक है बेटा, NaCl का ये क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको, कुछ कंसेप्ट समझ में आए होंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं। अब मैं बता देता हूँ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो हमने बताया कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट वो लिक्विड के लिए होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, बहुत सिंपल है, एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ध्यान देना बेटा, एटमॉस्फेयर 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 का प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जिससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए प्रेशर से हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। प्रेशर को कांस्टेंट कैसे रखेंगे, जिससे हमारी अर्थ पे हम कितना प्रेशर महसूस कर रहे हैं, हमारे अर्थ के ऊपर जो एयर का प्रेशर है ना, वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे अर्थ पे एक ही एटमॉस्फेयर है, आपको पता होगा, अर्थ के चारों तरफ एक एयर की लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। वो जितना प्रेशर क्रिएट करती है ना सब्सटेंस के ऊपर, जितने भी सब्सटेंस हम फिजिकली या केमिकली हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर कौन सा प्रेशर ऑब्जर्व होता है, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्रेशर लगता है। तो ये आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन में जब हम किसी भी लिक्विड को अगर हम बॉईल करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो ये नॉर्मल कंडीशन का प्रेशर है, ये प्रेशर है बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड, पर्टिकुलर लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, किस टाइप से बॉईल होना स्टार्ट होगा, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, व्हेन द वेपर प्रेशर, VP का मतलब है बेटा यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो लिक्विड क्या होने लग जाएगा बेटा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया बेटा,
जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है ना, उसे बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो होता है 746 मिलीमीटर ऑफ एचजी के बराबर। 746 मिलीमीटर ऑफ एचजी के बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना प्रेशर लगता है। अब किसी भी सब्सटेंस, किसी भी लिक्विड को हम गर्म करते हैं, जैसे हमने वाटर ले लिया, ये वाटर ले लिया और वाटर को हम क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसको गर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें वेपर्स बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो वेपर्स है ना बेटा, इसके ऊपर एक प्रेशर और पड़ रहा है। कौन सा प्रेशर पड़ रहा है, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर ऑलरेडी क्या हो रहा है, लग रहा है। तो इसकी जो वेपर कब बनेगी, जब इस वाटर में जो इतना हम इसको गर्म कर देंगे कि इसकी जो वेपर है ना बेटा, इसकी वेपर, ये इसकी वेपर से ये भी क्या करेगी, कुछ प्रेशर क्रिएट करेगी। अगर इन वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाए तो ये लिक्विड क्या करना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको पता होगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आए, कंसेप्ट समझ में आ गया। हाँ, तो ध्यान से देखो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, तो ये थे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस। अब देखो एक ट्रिपलेट पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच ऑल द थ्री फेजेस ऑफ द सेम सब्सटेंस एग्जिस्ट टुगेदर। जैसे अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर तीन फेजेस में मिलता है, हमें पता है। आइस सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड वाटर के फॉर्म में, है ना, और गैस के फॉर्म में वाटर वेपर्स। ये तीन फेज होती है वाटर की, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसे टेम्परेचर का पॉइंट जहाँ पे हमें सॉलिड फेज भी मिलेगी, सॉलिड फेज में भी मिलेगा वो, और वो लिक्विड फेज में भी मिलेगा वाटर, और वेपर फेज में भी मिलेगा। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट होता है 273 केल्विन। ये टेम्परेचर है बेटा। इस टेम्परेचर पर अगर वाटर होगा तो उसमें सॉलिड फॉर्म में होगा, वाटर सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा, वो लिक्विड में भी होगा, और वो गैसेस का मतलब है वाटर वेपर फेज में भी होगा। और प्रेशर कितना होना चाहिए बेटा, प्रेशर होना चाहिए 4.58 मिलीमीटर प्रेशर होना चाहिए। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो मैंने आपको बताया था 746 मिलीमीटर ऑफ एच जी का प्रेशर होता है, तो उसको हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देखो प्रेशर कितना कम कर दिया, 746 मिलीमीटर और 4.58 मिलीमीटर, कितना कम है देखो ये, बहुत कम है ना। मतलब प्रेशर इतना कम रखना है हमें, प्रेशर इतना कम कर देंगे, टेम्परेचर ये रख देंगे, ये टेम्परेचर है बेटा 723.16 केल्विन। इसका मतलब ये 0 डिग्री है। क्या ये, 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यस, नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, जो आपने 9th क्लास में भी और छोटे क्लासों में भी पढ़ा है। तो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होता है, बहुत सिंपल वे में आप सभी लोगों को पता है वैसे डिफरेंस। तो कुछ डिफरेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। जो सॉलिड होते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होती है। कितनी होती है बेटा, डिस्टेंस होती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर के रेंज की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं पार्टिकल। अब ये जो लिक्विड है इसमें पार्टिकल की जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो क्या होती है, सॉलिड के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। इनमें पार्टिकल की जो बीच में जो स्पेस है ना, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो ज़्यादा होती है सॉलिड के कंपेरिजन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के अंदर कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर ज़्यादा होता है, गैसेस में सबसे कम होता है। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, आप सभी को पता है। और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर ग्रेटर देन दोज ऑफ सॉलिड बट लेस देन इन गैस। और गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से सफिशिएंटली दूरी पर रहते हैं, सफिशिएंटली अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बताई रखी है 10⁻⁷ टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर की रेंज की, बहुत ज़्यादा
डिस्टेंस है ये, मतलब सॉलिड के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, अगर हम इसकी ये देखें ना, ये यूनिट 10⁻⁵ सेंटीमीटर, तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर भी बहुत कम होता है, लेकिन सॉलिड के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है ये डिस्टेंस जो है ना सॉलिड के पार्टिकल के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है सॉलिड के अंदर, मॉडरेट होता है लिक्विड में, और वीकेस्ट होता है गैसेस के अंदर। थर्ड पॉइंट देखो, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होगी डेंसिटी इसकी, क्योंकि मास ज़्यादा होता है, मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, पता होगा आपको, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप। ठीक है, और जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी कैसी होती है, मॉडरेट मॉडरेट होती है, मतलब डेंसिटी इज लेसर देन सॉलिड बट हायर देन दैट ऑफ गैसेस। तो गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है, सबसे लो डेंसिटी होती है गैस की, सबसे ज़्यादा हल्की होती है गैसेस। यस। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट, द पोजिशन ऑफ द मोलिक्यूल्स in the crystal lattice are fixed and hence solid do not have transitory or rotatory motion। तो इनमें देखो तीन टाइप की मोशन होती है, जो भी सब्सटेंस होते हैं ना, सब्सटेंस या मैटर, या मैं लिख देता हूँ या मैटर, मैटर की जो तीन फेज है ना बेटा, सॉलिड लिक्विड और गैस, वो तीन टाइप की मोशन शो करते हैं, उनके पार्टिकल तीन टाइप की मोशन शो करते हैं। कौन कौन से, एक तो रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, दूसरी होती है ट्रांसलेटरी मोशन, और थर्ड होती है बेटा वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। तो सॉलिड के पार्टिकल्स किस टाइप की मोशन शो करते हैं, रोटेटरी मोशन शो नहीं करते, ट्रांजेटरी मोशन शो नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। किसके पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल। ये सॉलिड के पार्टिकल की मोशन है, सिर्फ वो वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन ऑफ रेस्ट पे, वाइब्रेट करते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, बहुत ही स्लो स्पीड में, इतनी ज़्यादा स्लो स्पीड होती है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, हम उसको, हमें पता नहीं चलेगा कि ये सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमें पता नहीं चलेगा देखने से, क्योंकि मोशन बहुत कम होती है इनकी। अब ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, इनमें ग्रेटर फ्रीडम होती है, हमें पता है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होता है, दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो दे हैव सम ट्रांजिटरी एंड रोटेटरी मोशन इन एडिशन टू वाइब्रेटरी मोशन। तो इसमें तीनों टाइप की मोशन मिलेगी। इनमें वाइब्रेटरी मोशन तो होती है, होगी सबसे ज़्यादा वाइब्रेटरी मोशन एज कम्पेयर टू सॉलिड, साथ साथ में ये ट्रांजिटरी और रोटेटरी मोशन भी शो करते हैं। अब ये जो गैसेस के पार्टिकल है, ये एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं, दे आर वेरी फार फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से पार्टिकल कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। और साथ में इनमें क्या है, सबसे बड़ी खासियत, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है यहाँ पे, बहुत कम होता है, फोर्स अट्रैक्शन कम है, पार्टिकल्स दूर दूर हैं। तो इनमें तीनों टाइप की मोशन हमें देखने को मिलती है, वाइब्रेटरी भी होती है, रोटेटरी भी होती है, और ट्रांसलेटरी भी होती है। देखो रोटेटरी मोशन का मतलब है, अगर पार्टिकल्स अपनी अपनी मेन पोजीशन के ऊपर क्या करे, रोटेट करे, ऐसे इस टाइप से ये रोटेट करना स्टार्ट हो जाए, ये इस टाइप से रोटेट करना स्टार्ट कर दें, चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो चाहे क्लॉकवाइज करो, तो उसको बोलेंगे रोटेटरी। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है, ये जो पार्टिकल है ना, ये अपनी मेन पोजीशन पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे आगे पीछे, ये आगे पीछे ऐसे ऐसे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो ये वाइब्रेटरी मोशन हो गया। और ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है, एक पार्टिकल इधर है, दूसरा पार्टिकल इधर है, ये पार्टिकल इस साइड में मूव करे, ये पार्टिकल इस साइड में मूव करे, या किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। अब जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के, सबसे कम एनर्जी होती है, सबसे कम एनर्जी किसमें मिलेगी, सॉलिड के पार्टिकल सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें मिलेगी, गैस के पार्टिकल। और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो मॉडरेटली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इनके पार्टिकल्स के बीच पास में, ना बहुत कम एनर्जी होती है। नेक्स्ट देखो, सॉलिड हैव बोथ ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ये आप सभी को पता होगा, 6th क्लास के बच्चे को भी पता होता है। ये जो सॉलिड होते हैं उसकी शेप फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है ना। लिक्विड में क्या होता है कि इनकी शेप, वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन शेप इनकी फिक्स नहीं होती। जिस कंटेनर में आप लिक्विड को पोर करोगे, उसी कंटेनर की शेप का क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। जो गैसेस है वो ना तो उनकी शेप फिक्स होती है, ना उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। 7 पॉइंट, सॉलिड पोसेस लीस्ट
कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो सबसे कम कंप्रेसिबल होते हैं, वेरी वेरी लेस कंप्रेसिबल सॉलिड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। नाइन्थ क्लास में आपने इसका एक एक्टिविटी की होगी नाइन्थ क्लास में कि सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड को थोड़ा सा हम कंप्रेस कर सकते हैं, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। हम लिक्विड को अगर हम बात कर रहे हैं तो लिक्विड को हम थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसको भी, लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। गैसेस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तभी तो आपको पता होगा एलपीजी नाम, सीएनजी, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा है एलपीजी सीएनजी के बारे में। ये एक्चुअल में क्या है? एलपीजी एंड सीएनजी ये गैसेस है, ये गैसेस होती है, पेट्रोलियम गैस और नेचुरल गैस। तो इसके आगे एक एल वर्ड जुड़ा है ना? तो एल मतलब यहाँ पे क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस है लेकिन वो किस कंडीशन में आ गई है? वो लिक्विड के फॉर्म में हो गई। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? एलपीजी। एक्चुअल में है वो, एक्चुअल में क्या? पेट्रोलियम गैस। तो हाईली इनफ्लेमेबल गैस होती है। सिलेंडर में जब इसको फिल करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पे इसको फिल किया जाता है। तभी तो छोटे से सिलेंडर में, मतलब जो सिलेंडर आप लोग देखते हैं किचन में, उसमें 14.2 किलोग्राम गैस भरी होती है ना? 14.2 किलोग्राम एलपीजी गैस होती है इसमें भरी। अब ये 14.2 किलोग्राम गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। अब इतनी ज़्यादा गैस को इतने से सिलेंडर के अंदर फिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाके इतनी सारी गैस को हम इसके अंदर फिल कर पाएंगे। तो जब गैसेस में प्रेशर बढ़ता है ना बेटा, जब गैसेस के पार्टिकल में क्या बढ़ जाता है? प्रेशर। जब हम गैसेस के पार्टिकल पे प्रेशर बढ़ा देते हैं तो गैसेस के पार्टिकल पास पास में आना स्टार्ट हो जाते हैं। गैसेस के जो पार्टिकल है ना, जो दूर दूर है, अगर इसको हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, इसके ऊपर पिस्टन लगा के प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे? एक दूसरे के पास पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, और पास पास आकर क्या हो जाएंगे? लिक्विड का फॉर्म कर लेंगे, लिक्विड बना देंगे ये। क्योंकि लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी क्या होती है? कम होती है। तो लिक्विड के फॉर्म में गैसेस कन्वर्ट हो जाती है हाई प्रेशर पे। और दूसरा सीएनजी है, सीएनजी का नाम ही है कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब इसको कंप्रेस करके फिल किया जाता है सिलेंडर। तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर डिफरेंस समझ में आ चुका होगा अभी आपको। तो सॉलिड को भी फिर आगे और डिफाइन किया है, देखो। सॉलिड इज डिफाइंड एट द स्टेट ऑफ मैटर विच पोसेस ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। आप सभी लोगों को पता है ये। फिर लिक्विड को डिफाइन एज द मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। एंड gases are the matter of the are the state of matter which have neither shape, neither definite shape nor definite volume। ना तो इनका शेप फिक्स होता है, ना इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। किसका? गैसेस का। इस चैप्टर में हमें दो स्टेट के बारे में पढ़ना है। किस किस के बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। लिक्विड के बारे में और गैसेस के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। जो तीन स्टेट होती है ना, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें से सिर्फ लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो सॉलिड स्टेट है ना बेटा, सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट के बारे में हमें पढ़ना है क्लास 12th में। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। उसमें हम सॉलिड स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम डिटेल में लिक्विड एंड गैसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको बच्चों? ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब होता है पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है ना, चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल हो, चाहे लिक्विड के पार्टिकल हो, या फिर गैसेस के पार्टिकल हो। तो चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो थ्री स्टेट है ना मीटर की, इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर का मतलब इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, है ना?
तो इनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये जो सॉलिड होते हैं इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। गैसेस के अंदर मॉडरेट होता है और गैसेस लिक्विड के अंदर मॉडरेट होता है और गैसेस के अंदर सबसे कम होता है। तो इनकी जो फेज चेंजेस किस तरह से होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को क्लासिफाई करते हैं। अगर फोर्स सबसे ज़्यादा है तो वो सॉलिड होगा, मॉडरेट अगर फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में तो वो लिक्विड होगा, और अगर पार्टिकल्स के बीच में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बहुत कम है तो उसको हम गैस बोलते हैं। तो 6 कैटेगरी के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्लासिफाई किया है। तो ये लिखा बेटा ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब ये भी ध्यान देना है कि अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस का अगर हम कंपेयर करते हैं तो तीनों में से कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या करना होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाना होगा। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो वीक होगा। ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उसका क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। उसको बॉईल करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देने की रिक्वायरमेंट होगी। तो बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इसका मतलब उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। जैसे इन केस ऑफ gases the intermolecular force of attraction in gas are very very less. So there are 6 type of intermolecular force of attraction. First is dipole dipole interaction. देखो 6 टाइप के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सबसे पहला है इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड आयन इंड्यूस डाइपोल। फोर्थ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। फिफ्थ पॉइंट है डिस्पर्सन फोर्स। और जो 6 है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हम कल पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 4 में, केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो ये 6 टाइप के क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर। तो अब हम एक एक को स्टडी करेंगे, डाइपोल डाइपोल, फिर आयन डाइपोल को, आयन डाइपोल इंड्यूस को, सबको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो 3 है ना बेटा, इसमें जो लिखा है, एक तो डाइपोल डाइपोल, एक तो ये वाला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सेकंड डाइपोल इंड्यूस का, ये डाइपोल इंड्यूस का ये दूसरा फोर्स, और एक ये डिस्पर्सन फोर्स। ये जो 3 फोर्स है ना, इन 3 फोर्स को देने वाले साइंटिस्ट थे वान डर वाल। क्या थे, वान डेर वाल्स, ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इनके नाम पे, इनके ऑनर, इनको सम्मान देने के लिए इन तीनों फोर्सेस को किस नाम से जाना जाता है, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस नाम से जानते हैं बेटा, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सबसे वीक टाइप का फोर्स होता है। ठीक है ना, ये सबसे वीक टाइप के फोर्स में काउंट होते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के लिए डाइपोल का बनना जरूरी है। और डाइपोल कब बनेगा, जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, वो पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल पोलर है और एक दूसरे से फार अपार्ट है, थोड़ी सी डिस्टेंस में है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो ये 3 मॉलिक्यूल है HCl के। तो ये HCl में जो Cl होता है वो नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब देखो ये जो नेगेटिव है ना और ये पॉजिटिव, इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये ऐसे। अब ये जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब ये क्या है करेंगे, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल ये पास पास में आने की कोशिश करेंगे। ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पास पास में आने की कोशिश करेंगे।
कौन सी टाइप का फोर्स हो गया यहाँ पे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में आया ये? समझ में आ गया किस टाइप से ये इंटरेक्शन होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। देखो क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2, हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सिर्फ 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। तो ये क्लोरीन है ना, ये क्या नेगेटिव चार्ज है, और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज है।